गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूं कि आप सब सकुशल हैं और अपनी जो तैयारियां हैं वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, दिस इज ललित चौबीसा और हम पिछले कुछ दिनों से हमारा बिजनेस स्टडीज जो है उसको कंटिन्यूस क्लासेस के द्वारा हम समझ रहे हैं। और अभी तक आप सब जानते हैं कि हमने जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो पार्ट्स हैं उसमें लगभग 4 पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट ऑफ वन इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज जो है हमारा वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF। थर्ड वन इज पार्टनरशिप जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो मेजर पार्ट रखती है। और जो फोर्थ वन है जो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे हम सहकारी समितियां कहते हैं। इस तरीके से जो मजबूत चार हमारे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को पूरा कर चुके हैं। और आज जैसा कि आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम हमारे कंपनीज को हम शुरू करने वाले हैं। और कंपनी को क्या कहा जाता है? संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्यों कंपनी को संयुक्त पूंजी कहा जाता है? क्योंकि कंपनी जो होती है उसके अंदर किसी एक व्यक्ति विशेष की जो है वो पूंजी नहीं होती है, बल्कि कंपनी की जो पूंजी होती है, अंश पूंजी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। हो सकता है कि हजारों शेयर खरीदने वाले ऐसे हजारों जो है लोग मिल जाएंगे। इस तरीके से कंपनी की जो पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, इसलिए उसे संयुक्त पूंजी कंपनी कहा जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी की जो पूंजी मिलाकर एक बड़े लेवल पे जो पूंजी होती है और उसी के आधार पर कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन करती है। और वो अंश के रूप में हो सकती है, वो डिवेंचर्स के रूप में हो सकती है, वो लोन के रूप में हो सकती है, वो रिटर्निंग अर्निंग के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। इसीलिए जो कंपनी है उसकी पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में होने के कारण उसे संयुक्त पूंजी कहा जाता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम हमारे पार्ट 1 में संयुक्त पूंजी के बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम समझने वाले हैं कि ये कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, कंपनी एक्ट 56 क्या था, अभी नया कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की क्या डेफिनेशन है, कंपनी किसे कहा जाता है, कंपनी किस तरीके का निकाय होती है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती है, कंपनी का किस तरीके से पृथक अस्तित्व होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी का कैसे शाश्वत उत्तराधिकार होता है, और अपनी एक कॉमन करेंसी यानी कि एक जो मुद्रा होती है जो हम जानते हैं। इस तरीके से कंपनी जो है वो अपना एक अलग ही स्ट्रक्चर जो है वो लिए हुए होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आज के इस बेहतरीन महत्वपूर्ण सेशन में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से इन चीजों को हमें समझना है। और हम ना 3-4 पार्ट में जाएगी, कंपनी को पूरा समझेंगे तो हो सकता है 2 से 3-4 पार्ट तक हम इसको समझते हुए अच्छे से कंपनी अकाउंट्स को हम समझेंगे। ठीक है। और जैसा कि आपको मैं बता रहा था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम 4 पार्ट को हमारा पूरा कर चुके हैं। ठीक है। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूं। जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ये वाला, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल व्यापार। ठीक है। फर्स्ट वन इसको हमने देखा था। द सेकंड वन इज HUF जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। द थर्ड वन इज पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं साझेदारी। इसको हम अच्छे से देख चुके हैं और बहुत ही डेप्थ में लगभग 7 पार्ट्स के अंदर ये चीजें मैंने आपको क्लियर की थी और एक एक बिंदु को हमने अच्छे से समझा था, ताकि आप बिजनेस के अलावा अगर आप अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी इसका जो थ्योरी का जो एस्पेक्ट है वो लगभग लगभग यहाँ पूरा फिनिश हो जाता है और वहां पर जो प्रैक्टिकल है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हमने कल ही पूरा किया था। और इसके अलावा देखो एक पार्ट और होता है वैसे, और वो होता है सार्वजनिक उपक्रम जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या होता है, पार्ट होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज का जो फिफ्थ जो पार्ट है वो हम स्टॉक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। तो ये हम आज यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से हमारा कंपनी जो है उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम हमारे कंपनी को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कंपनी क्या होती है, उसके किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती है और कंपनी किस तरीके से अपना कार्य करती है। तो आइए हम ये पूरा बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन में समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक डाल देते हैं कंपनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसको हिंदी में लिखेंगे कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी। और कंपनी को संयुक्त पूंजी कंपनी क्यों कहते हैं आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है, क्योंकि यहां पर सबकी मिलीजुली जो है वो पूंजी होती है
और हम जानते हैं यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ी पूंजी की, क्योंकि हम व्यवसाय के सभी स्वरूपों को जब सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ तक समझते हुए आए हैं तो हमने समझा था कि एकाकी व्यापार के अंदर बहुत लिमिटेड पूंजी होती है। एचयूब के अंदर भी वो एक ही परिवार के होते हैं, इसलिए पूंजी की वहां पर भी कमी पाई जाती है। भले ही वहां पर सदस्य बहुत ज्यादा नजर आते हैं पर वो होते तो एक ही परिवार के हैं, इसलिए पूंजी कम नजर आती है। साथ में पार्टनरशिप के अंदर भी साझेदार आपस में मिलकर व्यवसाय करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप की भी एक लिमिट है, जो भी वर्तमान में 50 साझेदारों की संख्या निर्धारित कर रखी है। और अगर वो बैंकिंग व्यवसाय कर रही है तो फिर 10 पार्टनर ही मैक्सिमम होंगे, और गैर बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग व्यवसाय कर रही है तो फिर 20 पार्टनर्स ही मैक्सिमम होंगे। इसलिए जब पार्टनर्स की लिमिटेशन ही मैक्सिमम कर रखी है तो फिर आप समझ सकते हो कि वहां पर पूंजी कितनी हो सकती है अधिकतम। तो वहां पर भी पूंजी की जो है वित्तीय साधन है उनकी दिक्कत आती है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी सीमित पूंजी के साधन है, जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़ा तो हमने देखा था। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि हर जगह पर जो है वो पूंजी की कमी दिखाई देती है, और इसी वजह से इस संयुक्त पूंजी कंपनी का एक बड़े स्तर पर जो है वो एक उद्भव की, एक विकास की संभावनाएं नजर आई। और इसीलिए कंपनी जो है वो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग फॉर्म है उन सबकी कमियां दूर करते हुए एक कंपनी का नया फॉर्म जो है वो बना। और हम सब जानते हैं फिर कंपनी एक्ट 1956 जो हमारा पुराना था, हालांकि 2013 में हमारा नया आ गया है कंपनी एक्ट 2013, तो उसी को समझेंगे। लेकिन एक आपको आपके मेमोरी के लिए, आपको रिमाइंडर करने के लिए बता रहा हूं कि कंपनी एक्ट 56 था, उसके अकॉर्डिंग हम 2012 तक कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे कंपनी एक्ट 2013 आया और उसने 2014 से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया, तब से लगाकर पिछले 8-9 सालों से हम कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट भी आए जो भी हम इस कंपनी को जब हम पढ़ेंगे तो आगे समझेंगे। उसमें 1% कंपनी भी आई है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो कंपनी एक्ट 2013 ने और दूर करी है। ठीक है, तो आइए कंपनी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कंपनी होती क्या है? तो देखो, कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कंपनी जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक होता है कम और धन पनी। ठीक है, कम का मतलब साथ साथ आना, और पनी का मतलब यहां पर रोटी से है, रोटी या खाने से है समझने की दृष्टि से। यानी कि पहले लोग क्या करते थे, जब कंपनी का निर्माण किस तरीके से हुआ कि जब आपस में वो काम करते थे तो काम के दौरान वो साथ साथ मिलकर लंच में खाना खाते थे, और खाना खाते खाते एक समूह का निर्माण हुआ, और वहीं से एक तरीके से उस संगति के द्वारा, उस समूह के द्वारा एक कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में भी बताया था, हर एक के पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा होता है। बैंक शब्द की उत्पत्ति मैंने आपको बताई थी, बेंचों पर बैठकर हिसाब किताब करते थे, और वहीं पर जो क्लर्क हिसाब करते थे बेंचों पर बैठकर, और वहीं से बैंक शब्द की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, स्कूल शब्द जो है वो स्कूला से आया है। तो हर एक के पीछे कोई ना कोई थीम रही हुई होती है, कोई ना कोई लॉजिक, कोई कंसेप्ट होता है जो उसके अंदर एक साइंटिफिक तरीके से छुपा होता है, तभी जाके इस तरीके के नाम डिनोट किए जाते हैं। तो कंपनी शब्द क्या है, जो एक मर्जी से लिया गया नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये लॉजिक है कि कम का मतलब आना, और पन्नी का मतलब रोटी या खाना। साथ साथ जो रोटी खाते थे उस समय लोग, या ब्रेड खाते थे, तो खाते खाते क्या है कि एक संगति का निर्माण हुआ, और संगति से ही कंपनी शब्द बना है। ठीक है, तो पहले क्या है कि साथ साथ खाना खाते थे, ये साथ साथ खाना खाते हुए, साथ साथ खाना खाते हुए ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ, खाते थे और एक संगति थी इनकी। अगर कंपनी शब्द का सामान्य शब्द समझेंगे तो ये होता है संगति। ठीक है, और संगति को हम मंडल भी कह सकते हैं। मंडल का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप, एक समूह, एक निश्चित उद्देश्यों के साथ कार्य करने वाले लोगों का जो एक समूह होता है वो एक तरह से मंडल कहलाता है। इसलिए कंपनी को हिंदी में मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमंडल। ठीक है, तो अगर आपसे कंपनी शब्द का हिंदी शब्द पूछा जाए तो ध्यान रखना है, कंपनी का अगर आपसे हिंदी अर्थ पूछा जाए, मान लो कहीं आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, उस समय आप संयुक्त पूंजी कंपनी नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में संयुक्त पूंजी कंपनी है तो फिर कंपनी करना है, अदरवाइज जो है इसको आप प्रमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमंडल। अगर आपसे कंपनी का सही हिंदी अर्थ पूछा जाएगा तो आपको बोलना है प्रमंडल। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी का मतलब एक बेसिक अर्थ होता है कि कम यानी साथ साथ रोटी, पनी यानी रोटी, यानी कि साथ साथ जो खाना खाते हुए जो ये आपस में डिस्कस करते थे, और एक संगति थी, उसी संगति की वजह से एक निश्चित उद्देश्य का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे कंपनी शब्द जो है वो प्रचलन में आया। ठीक है, और बीच में मैंने आपको बताया था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सार्वजनिक उपक्रम थोड़ा सा और होता है। बताया था पब्लिक इंटरप्राइज क्या होते हैं कि ऐसे औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा क्या होते हैं, आम लोगों के हित या प्रबंधन के लिए कार्य करते हैं, वो सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। जिसमें न्यूनतम 51% जो पूंजी है वो सरकार की होती है। किसकी होती है?
51%, यानी कि लगभग 51% जो पूंजी है वो सरकार की होती है, ठीक है, और वही सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। तो हम आसपास हमारे कोई हमें दूर जाने की जरूरत नहीं, आसपास ऐसे हम उपक्रम देखते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे रेल सेवा, बस सेवा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये सब क्या कहलाएंगे, सार्वजनिक उपक्रम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, जैसे राजस्थान लोक परिवहन सेवा हो गई, इस तरीके हम सोचते हैं, बसों का संचालन गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होते हैं, अर्ध स्वायत्त होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वायत्त निकाय होते हैं, ठीक है। एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जिसके अंदर सरकार का क्या होता है, 51% शेयरिंग होती है, ठीक है, ताकि सरकार का एक नियंत्रण बना हुआ है, ठीक है, और एक कंसेशनल रेट पर ये सरकार जो है वो हमको सुविधा दे सके, और इसका सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है, और सरकार से जो है इनका सार्वजनिक उत्तरदायी होने के कारण सरकार इनसे क्या करती है, वित्त उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से ऐसे जो संगठन होते हैं वो सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मान लो आपसे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने आपको एकल व्यापार बता दिया, एचओएफ बता दिया, पार्टनरशिप बता दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बता दिया, लेकिन कंपनी से पहले भी आपको थोड़ा सा एक और ध्यान रखना कि एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रूप हो सकता है, और वो है सार्वजनिक उपक्रम, जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होती है सरकारी कंपनी, दूसरे होते हैं वैधानिक निगम, और तीसरे होते हैं विभागीय संगठन। क्या होते हैं, विभागीय संगठन, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो होती है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो सार्वजनिक उपक्रम के अंदर आएगी, वैधानिक निगम, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं वो कहलाएंगे इसके अंदर, और तीसरे होते हैं हमारे जो विभागीय संगठन, ठीक है, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये तीनों जो होते हैं वो तीनों सार्वजनिक जो है वो हमारे उपक्रम के अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलते हैं पुनः हमारी कंपनी की ओर। ये आपको बेसिक क्लियर हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी एक्चुअली है क्या। तो हमें ध्यान रखना है, कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं जो है वो पृथक अस्तित्व एवं एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, और साथ में क्या होता है कि इसका शाश्वत उत्तराधिकार बना हुआ होता है, और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, ठीक है। ये सब जो है वो मिलके क्या कहलाती है, एक कंपनी कहलाती है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो ये किसकी वजह से एग्जिस्टेंस होती है, तो हम कहेंगे कि इट इज एग्जिस्टेंस बाय लॉ, ये कानून की वजह से ही अस्तित्व में आती है, और कानून के द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। बाकी कंपनी को समाप्त करने का कोई तरीका नहीं, कंपनी का तो शाश्वत कंटिन्यूस उत्तरदायित्व बना हुआ रहेगा, कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार के रूप में निरंतर अपना व्यवसाय करती रहेगी। क्योंकि ये तो जब एकल व्यापार के अंदर समस्या आई थी कि वहां पर शाश्वत उत्तराधिकार नहीं होता है, वहां पर तो अनिश्चित जो है वो एक तरीके से अस्तित्व होता है, या ये कह सकते हैं कि अस्थायी अस्तित्व होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है, कंपनी के अंदर जितनी भी अन्य जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म के अंदर कमजोरियां थी वो सारी कंपनी के अंदर दूर हो गई। जैसे किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का असीमित दायित्व था तो यहाँ पर सीमित दायित्व हो गया, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वहां पर उत्तराधिकार जो अस्थायी था तो यहाँ पर स्थायी उत्तराधिकार होता है, स्थायी अस्तित्व होता है, सार्वभौम मुद्रा होती है, पूंजी की यहाँ कोई समस्या आती नहीं है, ठीक है। तो हर तरीके से लार्ज स्केल पे कंपनी क्या करती है, अपना काम करती है, अपना कारोबार करती है। तो कंपनी इसीलिए अस्तित्व में आई ताकि अन्य किसी भी जो व्यवसाय के जो अन्य स्वरूप है, व्यवसाय के जो संगठन के, उन सबकी कमियां यहाँ पर दूर की जा सके, ठीक है। तो कंपनी की एक बेसिक परिभाषा क्या हो गई कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक ऐसी कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, तथा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक सार्वभौम मुद्रा होती है। ऐसे कृत्रिम व्यक्ति को कंपनी कहा जाता है, और जिसका निर्माण विधान के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। तो लिखो एक बार, कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है, ठीक है, याद रखना। तो लिखो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is existence, मतलब कंपनी क्या है, एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व क्या है, इस कानून की वजह से है, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से पहले ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की ओर, ठीक है। तो यहीं तक, यहां तक हमने जो कंपनी का बिल्कुल बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक कंपनी का जो अर्थ है वो हमने आशय, उसका अवधारणा उसको समझा।
अब हम धीरे धीरे करके कंपनी को सिस्टमेटिक तरीके से समझने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कंपनी क्या है, एक साथ साथ मिलकर खाना खाते हुए इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संगत से होता है, ठीक है। और ये विधान द्वारा एक निर्मित कर्तव्य व्यक्ति है, जिसका क्या होता है, अपने सदस्यों से शाश्वत जो है वो उत्तराधिकार होता है, इसका अलग से इसकी सार्वभौम मुद्रा होती है, ठीक है, और अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। और ये सब मिलकर ही कंपनी क्या करती है, अपने द्वारा विधान द्वारा निर्मित एक कर्तव्य जो है वो निर्माण करती है। इसके अलावा भी कर्तव्य व्यक्ति होने के बावजूद भी कंपनी एक नागरिक नहीं है, लेकिन कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। ये बातें अभी मैं आपको आगे के सेशन में लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपनी की अच्छे से एक परिभाषा लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो लिखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, मैंने बता दिया पहले 1956 था कंपनी एक्ट, ठीक है। और वर्तमान में कौन सा कंपनी एक्ट संचालित है, तो आपको ध्यान रखना है कंपनी अधिनियम 2013 वाला जो है वो संचालित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, जिसने 1 अप्रैल 2004 से क्या हुआ, ये लागू हुआ संपूर्ण भारत के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिखो कंपनी की परिभाषा लिखो, कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20, इसको कैसे बोलेंगे, जब स्टार्टिंग में जो होती है धारा वो कहलाती है मुख्य धारा, जो होती है उसको बोलते हैं धारा, इसको बोलते हैं उपधारा जो ब्रैकेट के अंदर होती है। और अगर एक और क्लोज के रूप में अगर आगे कुछ रोमन में लिखा होता है तो वो कहलाता है इसका क्लोज, ठीक है। तो ये इसको बोलने का तरीका होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे सेक्शन, सब सेक्शन एंड क्लोज, ठीक है। अभी मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो लोग की भाषा में इस तरह से बोला जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार क्या कहा है कि कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी भी कानून के तहत निर्मित या पंजीकृत हुई है, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे या इससे पूर्व के या इससे पूर्व के किसी किसी कानून में निर्मित या पंजीकृत हुई है, निर्मित या ठीक है, जिसे कंपनी कहा जाता है। देखो कंपनी अधिनियम 2013 ने क्या बोला, आपने अगर सही तरीके से पढ़ा हो तो कंपनी अधिनियम 1956 में भी इसी तरीके की परिभाषा थी, ठीक है ना। उसमें भी ऐसे ही लिखा हो जाता कि कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार, ठीक है, कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 1956 या इसके पूर्व किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हुई है, आपने ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। तो वैसा का वैसा डेफिनेशन क्या है, कंपनी एक्ट 2013 में बताई गई है कि इसकी धारा बस याद रखना है कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पूछा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की मुख्य परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 220, धारा 222, धारा 225, धारा 230, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो जहां जहां इंपोर्टेंट सेक्शन लगेंगे वो आपको मैं लिखवाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ठीक है। तो जहां इंपोर्टेंट है वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरीके से जो है वो अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी वह है क्या है जो कंपनी अधिनियम यानी कि इस खुद अधिनियम इसी अधिनियम में जो रजिस्टर्ड हुई है या किसी पूर्व के किसी प्रायर जो अर्लियर कोई जो एक्ट है उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हुई है या निर्मित हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक तरह से जनरली कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ
According to section 220 of Company Act 2013, a company is one which is formed or registered under the Company Act 2030 or any earlier company law. या तो वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई है या प्रीवियस किसी अन्य रजिस्ट्रेशन कानून के अंदर रजिस्टर्ड हुई है. तो आइए लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू section 2 subsection 20 of Companies Act, according to section 220 of Companies Act, ठीक है, 2013. अब क्या बोला है कि अ कंपनी इज वन विच इज अ कंपनी इज वन which is formed or registered under the Company Act 2013 or any earlier कंपनी लॉ. मतलब क्या बोला, बात वही है. यानी कि कंपनी क्या है, कंपनी इज अ वन, कंपनी वह है विच इज फॉर्म्ड, या तो निर्मित हुई है या पंजीकृत हुई है किसके अंदर, अंडर द कंपनी एक्ट 2030, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत ही वो रजिस्टर्ड हुई है. या क्या बोला, और एनी अर्लियर कंपनी लॉ, या प्रीवियस में कोई कंपनी लॉ है, पुराना कोई अधिनियम है, उसके तहत जो है निर्मित हुई है. मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखा जाता है. लॉ की लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि अगर प्रीवियस किसी अधिनियम में बनी हुई है तो वो कंपनी जो है वो गैर पंजीकृत हो जाएगी, ऐसा नहीं है. अगर वो प्रीवियस किसी अधिनियम में बनी हुई है तो उसका भी उतना ही एग्जिस्टेंस है, उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है समझने की दृष्टि से. ठीक है. अब एक परिभाषा और लिखेंगे प्रोफेसर हैने महोदय के अनुसार. ठीक है. तो प्रोफेसर हैने महोदय जो है उसके अनुसार लिखेंगे. तो डालते हैं अगली हेडिंग, प्रोफेसर हैने महोदय के अनुसार. हैने महोदय क्या बोलते हैं वो लिखेंगे. तो प्रोफेसर हैने महोदय ने बोला कि जो हमें बेसिक बात बता रहा था वही बात उन्होंने बोली, और उन्होंने कहा कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है. कंपनी क्या है, कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका क्या है, पृथक अस्तित्व होता है और शाश्वत उत्तराधिकार होता है. ठीक है. जिसका पृथक तो अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटाइटी होती है, और शाश्वत उत्तराधिकार होता है, जिसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो कंटिन्यूअस चलती है, जो बंद नहीं होती है. सदस्यों के आने जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलती रहेगी. एक बार ग्रोवर महोदय ने एक बात बोली थी जो मुझे याद आ रही है. उन्होंने कहा था कि कंपनी जो है वो एक तरीके से क्या है, वो कानून के द्वारा ही समाप्त हो सकती है, इसलिए एक कंपनी के ऊपर एक बम भी गिरा देंगे तो भी अगले दिन वो कंपनी वैसे ही चलती रहेगी. कहने का मतलब क्या है, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है, इसके सदस्य आते जाते रहते हैं, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. शेयर होल्डर्स आते जाएंगे जाते रहेंगे, शेयर्स का बाईबैक होता रहेगा, इशू रीइशू फॉरविचर होता रहेगा, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन सब होता रहेगा, लेकिन जो कंपनी है वो जिस तरीके से आई है उसी तरीके से कंटिन्यूस चलती रहेगी, कंपनी कंटिन्यूसली बनी रहेगी. कंपनी का अस्तित्व पे इनके सदस्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इनके सीईओ से पड़ता है, ना एमडी से पड़ता है, ना एम्प्लॉय से पड़ता है. इसलिए तो कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार के रूप में ऐसा परिणत किया गया. अदरवाइज अगर इसके अंदर भी वही ड्रॉबैक्स होते तो फिर लोग क्यों एकल व्यापार और पार्टनरशिप को छोड़कर, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्लान करते. वो इसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लार्ज स्केल पे आपको मनी पूंजी मिल जाती है, वित्तीय संसाधन मिल जाते हैं, बड़े स्केल पे कंपनी का जो कारोबार स्टार्ट होता है
ठीक है, और कानून के द्वारा ये पंजीकृत होती है, रजिस्टर होती है। कंपनी का फॉर्मेट पूरा जो अन्य सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट होते हैं उससे अलग होता है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आगे स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि कंपनी के निर्माण की 4 अवस्थाएं होती है। प्रवर्तन होता है, समामेलन होता है, पूंजी अभिधान होता है, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र होता है। तो वहां पर जब हम स्टार्ट पढ़ेंगे तो वहां तक जाएंगे तो आपको मैं काफी डीपली बताऊंगा। तो आप विश्वास रखिए और आराम से पढ़िए, एक एक चीज यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझाई जाएगी, बताई जाएगी। ठीक है, हाँ, तो लिखिए प्रोफेसर हैने महोदय के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अभी लिखेंगे बाद में। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है, जिसका क्या है, जिन्होंने दो बातें बोली। इन्होंने बोला कि एक तो पृथक अस्तित्व होता है और एक क्या होता है, इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। जिसका पृथक अस्तित्व एवं शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो बने रहता है, जो दीर्घ काल के लिए बना हुआ, दीर्घ काल के लिए बना हुआ, उसको बोलते हैं शाश्वत। एक होता है क्षण भंगुर, जिसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, जो कभी भी बंद हो जाए, कभी भी समाप्त हो जाए, तो वो होता है क्षण भंगुर। और एक होता है शाश्वत, जो बना हुआ रहेगा बल्कि नष्ट नहीं होगा। तो पृथक अस्तित्व एवं शाश्वत उत्तराधिकार होता है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली, प्रोफेसर हैने महोदय ने भी दी। यहां तक लिखेंगे, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, ये भी हम थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, तो हो गया होगा, चलते हैं आगे। तो प्रोफेसर हैने महोदय ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक विधान द्वारा कृत्रिम व्यक्ति है जो कि लॉ के द्वारा एग्जिस्ट में आती है, विच हैज अ सेपरेट एंटाइटी, जिसका पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, एंड अ कॉमन करेंसी एंड परपेचुअल सक्सेशन, जिसका एक क्या होता है, एक सारू मुद्रा होती है और शाश्वत उत्तराधिकार होता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ, हाँ, और लिख लेते हैं यहाँ पर, पृथक अस्तित्व, शाश्वत उत्तराधिकार एवं सारू मुद्रा, यहां पर कर दो, एवं सारू मुद्रा होती है। सारू मुद्रा यानी कॉमन सील, कॉमन करेंसी। ठीक है, तो वो क्या होती है, कंपनी कहलाती है। तो आइए लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन a company is an artificial person क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किसके द्वारा एग्जिस्टेंस हुआ, ठीक है, एग्जिस्टेड बाय लॉ या क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, एंड विच हैज separate entity which has separate entity or existence, which has separate entity existence
कॉमन करेंसी, और इसको सील लिख दो, कॉमन करेंसी और सील, एंड परपेचुअल सक्सेसियन। ठीक है, तो ऐसे ही कृत्रिम व्यक्ति को कहा जाए, कहा है प्रोफेसर हेने महोदय ने, कंपनी कहा है। ठीक है, तो हमें कंपनी के बारे में समझ में आ चुका है कि यहां तक समझने से कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। तो कंपनी क्या है, एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। तो इसी से हम क्या करेंगे, कंपनी की बहुत सारी विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, साथ में क्या होता है, ठीक है, कंपनी जो है वो एक स्वैच्छिक निकाय के रूप में भी होती है, शाश्वत उत्तराधिकार इसका होता है, सार्वभौम मुद्रा होती है। कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, फिर इनका बोलेंगे कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा ही अस्तित्व में आती है और लॉ के द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। और क्या बोलेंगे, ठीक है, कंपनी में बड़ी स्तर पर जो पूंजी जो है निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स दिया जाता है और डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर इंटरेस्ट है वो पे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंपनी की जो पूंजी है वो छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है। ये सारी इसकी क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स बनने वाली है। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो है वो हमने समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दो चीजें और आपको बतानी है जो कंपनी से रिलेटेड है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। और वो क्या है कि एक चीज आपको ध्यान रखना है, सभी जो कंपनियां होती है वो निगमित निकाय होती है, लेकिन सभी निगमित निकाय जो होते हैं वो कंपनी नहीं होते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसा समझ में, ये बात आपको नोट कर लेनी है, लिखनी है कि सभी कंपनियां निगमित निकाय होती है। ऑल द कंपनीज आर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन, जिसको बोलते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सभी कंपनियां निगमित निकाय होती हैं, लेकिन सभी निगमित निकाय कंपनी नहीं होते। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाल दीजिए आप। सभी कंपनियां निगमित निकाय होती हैं, सभी कंपनियां निगमित निकाय होती हैं। निगमित निकाय क्या होता है, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सभी कंपनियां निगमित निकाय होती हैं, लेकिन सभी निगमित निकाय, लेकिन सभी निगमित निकाय कंपनियां नहीं होते। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे आपने ऐसा लॉ की लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा कि सभी अनुबंध जो है वो ठहराव होते हैं। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आज एज अ, मतलब जितने भी आपने अगर लॉ की लैंग्वेज में अगर हमने इस तरह का पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो आपने अगर लॉ को अच्छे से पढ़ा हो तो आपने इस तरीके का पढ़ा होगा। ठीक है, कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो जितने भी अनुबंध होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव जो है वो अनुबंध नहीं बन पाते। ठीक है, कुछ का विधान के द्वारा वो अवैध हो जाते हैं, कुछ जो है उसको हम कह सकते हैं कि अनुबंध के रूप में उसका प्रयोजित या उसको पंजीकृत नहीं कराया जा सकता है, तो वो अनुबंध नहीं बन पाता है। बहुत सारे ठहराव जो होते हैं हम जानते हैं, वचन तथा वचनों का वह समूह जो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, वो ठहराव होता है, हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, तो उसमें प्रस्ताव प्लस स्वीकृति होते हैं तो वचन बनता है। ठीक है, और वचन और वचनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, ठहराव बोलते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कानूनी द्वारा इसको प्रवर्तन हो जाता है ये, तो वो जो लॉ बन जाता है वो अनुबंध बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर भी ऐसे बात बोली गई थी, हमने पढ़ी होगी कि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते। वैसा का वैसा यहाँ पर भी आपको उसी को पैरेलल चलते हुए ध्यान में रखना है, दिमाग में क्लिक कर देना है कि सभी कंपनियां निगमित निकाय होती है, लेकिन सभी निगमित निकाय कंपनियां नहीं बन पाती, क्योंकि कुछ निगमित निकायों के अंदर ऐसी कंपनियां हो जाती हैं जिस वजह से वो कंपनी का रूप नहीं ले पाती है। लेकिन सभी कंपनियां जो है वो एक तरीके से निगमित निकाय के रूप में तो होगी ही। इसलिए हम कहते हैं कि सभी कंपनियां निगमित निकाय होती है, लेकिन सभी निगमित निकाय कंपनी नहीं होते। ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, इसके लिए भी कंपनी एक 2013 ने एक बात बोली है, उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 ने बोला है कि सभी जो निगमित निकाय हैं या निगम में सभी जो कंपनियां हैं वो शामिल है। ठीक है, लेकिन निम्न निकायों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे पंजीकृत सहकारी समितियां हैं या कोई भी ऐसा पंजीकृत समूह जिसे सरकार से मुक्त रखा गया हो, तो इसको भी थोड़ा शामिल नहीं गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन
2 ऑफ सबसेक्शन 11, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इसमें क्या किया कि निगमित निकाय या निगम में सभी कंपनियां जो है वो शामिल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला कि निम्न को शामिल नहीं करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने 2 को बोला है, और 2 कौन कौन से होते हैं, तो वो ध्यान रखना है, पंजीकृत सहकारी समितियां और ऐसा पंजीकृत समूह जिसे सरकार ने मुक्त रखा हो, तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक जो है हमने कंपनी का बेसिक भी समझ लिया है, और कंपनी की डेफिनेशंस के साथ एक्चुअल में जो कंपनी है वो क्या होती है उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको कंपनी एक्ट 2013 का जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कंपनी एक्ट 2013 एक्चुअल कब है, कब से लागू हुआ, किस समिति की अध्यक्षता के आधार पर लागू हुआ है, इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, ठीक है, कितने अध्याय हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए कंपनी एक्ट 2013 के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। कंपनी एक्ट 2013, देखो एक्चुअली क्या है कि कंपनी एक्ट 2013 कंपनी पढ़ रहे हैं और कंपनी एक्ट 2013 नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं बनी। इसलिए क्या है कि हमें कंपनी एक्ट 2013 को पूरा व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसका कम से कम इंट्रोडक्शन तो हमें पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो हम उसको अच्छे से क्रैक कर पाए, उसको अटेम्प्ट कर पाए और उसको सही कर पाए। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 को ध्यान में रखना है कि ये जो है वो 1 अप्रैल 2014 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो 2013 के बारे में सबसे पहली बात क्या रखनी है, कंपनी 2013 जो है वो 1 अप्रैल 2014 से संपूर्ण भारत में क्या हुआ, लागू हुआ था। ठीक है, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपनी 1 2013 लागू हुआ, तो इसमें जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन डाला जाएगा जिसमें लिखा होगा 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2000, 1 मई 2013 या 1 जुलाई 2013, और एक ऑप्शन ऐसा होगा 1 अप्रैल 2014, तो आपको 1 अप्रैल 2014 को राइट करना है। और ये अब ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर को छोड़कर है, क्योंकि हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जो संशोधन हमने से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अब क्या है, वर्तमान में संपूर्ण भारत पे जो भी लॉ नया आता है वो संपूर्ण भारत में एप्लीकेबल होता है, वो लागू होता है। ठीक है, अब इसको लागू किसने किया था, तो एक ध्यान रखना, जे जे ईरानी करके जो है उनकी समिति बनी थी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, जे जे ईरानी, आपने नाम सुना होगा, जे जे ईरानी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और उसी समिति की सिफारिशों पर इस कंपनी एक्ट 2013 को जो वो लागू किया गया था। ठीक है, और इसके अंदर 470 धारा है और 29 अध्याय है। ठीक है, तो सेकंड लिखो, पहला ये हो गया। दूसरा लिखो, किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है जे जे ईरानी। जे जे ईरानी की एक समिति बैठी जिसके अध्यक्ष तो है वो जे जे ईरानी जी को बनाया गया था, और इसी के आधार पर, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, जे जे ईरानी की समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको क्या किया गया था, लागू किया था। किसको, कंपनी एक्ट 2013 को लागू किया गया था। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसका जो प्रारूप है वो हम सब जानते ही हैं कैसा है। तो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अगर आपने इसको एज ए हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो शाही अधिकार पत्र द्वारा जो निर्माण हुई थी कंपनियां, रॉयल चार्टर्ड कंपनी आई थी, उसी के रूप में इसका प्रारूप जो है वो है। तो इस अधिनियम में आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम के अंदर क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ी धाराएं इसमें ज्यादा ही है, 470 धाराएं हैं, और 29 अध्याय के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग अध्याय होते हैं, जैसे आपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपने पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के भी अलग अलग भाग है, 22 भाग है जैसे कि, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, ये हमने पढ़ा होगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, फिर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो ये सब आपने पढ़ा है ना। तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पर लॉ का भी नॉलेज पूरा होना चाहिए। और वो क्या नॉलेज है कि अधिनियम के अंदर धाराएं तो है वो 470 है, कितनी है, 470 है, आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, 470, और अध्याय जो है वो कितने हैं, तो आपको याद रखना, इसलिए इसको मैं बॉक्स में अच्छे से कवर कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रहे, याद रहे। ठीक है, 470 तो धाराएं हैं और 29 अध्याय हैं, ये आपको थोड़ा सा बेसिक जो है इसका पता होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी के प्रारूप का प्रारंभ कब से हुआ है, तो आपको ध्यान पता ही होगा, ये बात कहने की जरूरत ही नहीं, मैंने आपको बता दिया था 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है,
और जिसने सीमित क्षेत्र में भारत में व्यापार करने के लिए इच्छा जताई, और आपने पढ़ा भी होगा, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी कोठी है वो सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, थॉमस रो, आपने सब बुरा होगा जहांगीर के टाइम में। ठीक है, तो उस समय आपने बातें ये चीजें पढ़ी होगी। तो उस समय से कंपनी का प्रारूप है वो चलन आ चुका है, यानी कंपनी को अस्तित्व में आए हुए बहुत सालों हो गए थे, जब हम गुलाम थे तब से कंपनी का अस्तित्व चल रहा है। तो 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारूप आया, वहीं से कंपनी जो है अस्तित्व में आई, और शाही अधिकार द्वारा जो है वहीं से कंपनी का एक निर्माण हुआ, जिसको रॉयल चार्टर्ड कंपनियां बोला जाता है। तो ये आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा कंपनी एक्ट 2000। हाँ, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है जो मैं आपको आगे लिखूंगा। जैसे इसके अंदर ही नए कंपनी एक्ट, जो कंपनी के एक नए प्रारूप का निर्माण हुआ, और वो है 1% कंपनी, उसको बोलते हैं ओपीसी, 1% कंपनी, वो भी हम लिखेंगे। उसमें न्यूनतम एक सदस्य ही क्या कर सकता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो उसमें न्यूनतम एक संचालक होता है और मैक्सिमम 15 संचालक हो सकते हैं। और कंपनी एक्ट 2013 के बारे में आपको एक और ध्यान रखना है, जो सबसे नया कंसेप्ट है वो है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व जो है उसके लिए क्या बोला, तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार यूं बोला गया कि एक कंपनी को अपने प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का, कितना, अपने प्रीवियस 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% जो है वो सीएसआर के अंतर्गत खर्च करना होगा। इसके अंतर्गत करना होगा, ये बात भी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर है। क्या बोला कि आपको अपने प्रीवियस लास्ट 3 इयर्स के जो एवरेज 3 ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं उनका एवरेज निकालना है। क्या करना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट हमने पढ़ा ही होगा, हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पे करते हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस 3 सालों के प्रॉफिट है हमारे 50,000, 50,000 और 50,000, तो कितने हो गए, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में हम 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 50,000 रुपए आया। तो 50,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब 50,000 का 2% यानी कि 1,000 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट हमें उसके लिए खर्च करना पड़ेगा सीएसआर की गतिविधियों के अंतर्गत। एक मैंने आपको बेसिक एग्जांपल लेके बात समझा दी है। तो सीएसआर के जब आप खर्च करोगे तो वो गतिविधियां कौन सी हो सकती है, वो स्कूल की हो सकती है, वो पर्यावरण के रूप में हो सकती है, वो सामाजिक कल्याण के रूप में हो सकती है, जिससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे, सामाजिक कल्याण हो। ठीक है, और सरकार की जो योजनाएं होती है उसके अंतर्गत अगर आप कार्य कर रहे हो तो सच्चे अर्थों में सीएसआर के अंतर्गत वो एक्टिविटी आएगी। ठीक है, तो ये बात भी कंपनी 2013 ने बोली है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद और थोड़ा सा, कंपनी एक्ट जो है 2013 उसको लोकसभा में 18 दिसंबर 2012 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 18 दिसंबर 2012 को। ठीक है, और राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को प्रस्तुत किया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी इसको 29 अगस्त 2013 को, और 1 अप्रैल 2014 को फाइनली ये लागू हो गया था, जो मैंने अभी आपको पहले लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको यूं लिख लो, लोकसभा में प्रस्तुत, इससे क्या आपको इजी हो जाएगा। ऐसे लिखोगे ना आप तो आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली शुरुआत इसकी 2013 के लिए कहानी 12 से शुरू हो गई थी। कहां से शुरू हो गई थी, 12 से ही शुरू हो गई थी। और लोकसभा में जब इसको 18 दिसंबर 2012 को प्रस्तुत किया गया, तो लोकसभा में इसको प्रस्तुत कब किया गया था, तो लिखो ऑन 18 दिसंबर 2012, 18 दिसंबर 2012 को इसको प्रस्तुत किया गया था। और राज्यसभा में फिर इसको यहां से पारित होने के बाद 8 अगस्त 2013 को प्रारूप किया था। ये आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लोकसभा में इसको 18 दिसंबर 2013 को 12 को लागू किया गया था, और राज्यसभा में इसको 8 अगस्त 2013 को प्रस्तुत किया गया था। फिर राष्ट्रपति की 29 अगस्त 2013 को स्वीकृति मिल गई थी। फाइनली क्या मिल गई थी, राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई थी 29 अगस्त 2013 को। तो ये तीनों आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी एक्ट जो है, सबसे पहले हाउस ऑफ पीपुल, कंपनी एक्ट को जो है वो 18 दिसंबर 2012 को हमने क्या करा, लोकसभा में हाउस ऑफ पीपुल जिसको हम बोलते हैं, वहां पर इसको हमने सबसे पहले प्रस्तावित रखा। और वहां से जब ये फाइनली पास हो गया, ठीक है, हम जानते हैं कोई भी बिल अधिनियम कब बनता है, सबसे पहले उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब लोकसभा में वो पास हो जाता है उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और जब दोनों जगह प्रस्तुत जाता है उसके बावजूद भी वो बिल नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको फाइनली अनुमोदन के लिए, फॉर फाइनल एक्सेप्टेंस के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति हम जानते हैं वो सर्वे सर्वा होता है,
वो इंडिया का सबसे पहला व्यक्ति कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। हम सब जानते हैं ये बात, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो फाइनली स्वीकृति मिल जाती है, तभी वो बिल क्या बन जाता है? जो अभी तक जो हमारा एक तरह से क्या चल रहा था, जो विधेयक चल रहा था, जिसको हम बोलेंगे विधेयक, वो फाइनली बिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक एक्ट बन जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि उसका प्रचलन, तो कंपनी एक्ट भी ऐसे ही नहीं बना है। जब 2013 आया तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, लोकसभा में इसको 18 दिसंबर 2012 को प्रस्तुत किया, फिर राज्यसभा में 8 अगस्त 2013 को प्रस्तुत किया। तब तक कितना टाइम लगा देख लो आप, लगभग लगभग 8 मंथ हो गए। दिसंबर चल रहा था, फिर 8 महीने यानी कि अगस्त का, ठीक है, अगस्त में इसको 8 अगस्त को 2013 में इसको किया गया। वहां से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आया तो 29 अगस्त को, यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम लगा था, देखो लगभग 21 दिन बाद, 21 दिन बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही 1 अप्रैल 2014 को हमारा कंपनी एक्ट लागू हो चुका था। तो इसकी डेट याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका एक्ट अलग होता है और अप्लाई करने की डेट अलग होती है। तो फाइनली अप्लाई कब हुआ, तो लिखो अप्लाई ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को ये फाइनली क्या बन गया, एक तरीके से कंपनी एक्ट के रूप में अच्छे से लागू हो गया, और जिसको अभी भी हम इस तरीके से रूप में अपना रहे हैं। तो कम से कम मैं मानता हूं कि इतना आपको कंपनी एक्ट 2013 के बारे में पता होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा और डीपली नहीं चाहोगे तो यहाँ पर कोई हम कंपनी अधिनियम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम कंपनी अधिनियम को अगर पढ़ते तो हम पूरे उसके 470 जो सेक्शंस है उनको हम अच्छे से एक एक करके देखते और अलग अलग अध्यायों के द्वारा उसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी समझ रहे हैं तो कंपनी एक्ट के बारे में इतना हमें पता तो एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कोई बाहर से कोई एक थोड़ा डीप क्वेश्चन आ गया और हम नहीं गए वहां तक तो एक अलग बात है। अभी अचानक से आपसे पूछ ले कंपनी का सेक्शन 101 किसके लिए है और हमें पता ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट जो हमारी कंपनियों के अंदर जो लागू होता है 1% पे लागू होता है, निजी जो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है, ठीक है, स्थायी अधिकार द्वारा जो कंपनियां होती है, ठीक है, जो धर्मार्थ कंपनियां होती है, जो डोनेशंस के लिए जो काम करती है, समाज कल्याण के लिए काम करती है, तो इन सब कंपनियों के सेक्शन तो हम ध्यान में रखेंगे। बाकी अदरवाइज सारे सेक्शन आपको ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तब आप अगर आपसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आपको आंसर देना है कि मैं आपसे पूछूं कि कंपनी एक्ट 1956 जो था, कंपनी एक्ट 1956 जो हमारा लास्ट जो था अधिनियम, वो कब तक प्रभावी रहा? अगर आपसे डेट पूछी जाए कि कंपनी अधिनियम 1956 कब तक प्रभावी रहा, तो इसके लिए आप क्या डेट बोलोगे? अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए, क्या आप 1 अप्रैल 2014 बोलोगे, या आप 29 अगस्त 2013 बोलोगे, क्या आप 8 अगस्त 2013 बोलोगे, या 18 दिसंबर 2012 बोलोगे? ठीक है, तो मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये चारों ही डेट गलत है। अगर आपसे पूछे कि कंपनी एक्ट 1956 कब तक अंतिम रूप से प्रभावी रहा, लागू रहा, तो आपको बोलना है वो लागू रहा था इसके आगे वाले एक दिन, यानी कि 30 अगस्त 2013 तक लागू रहा था। ठीक है, कहां तक लागू रहा था? 30 अगस्त 2013 तक। लेकिन अगर ऑप्शंस में 30 अगस्त नहीं है तो फिर आपको 29 अगस्त को राइट कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कंपनी अधिनियम 1956 29 अगस्त 2013 तक फाइनली लागू रहा था, और जैसे ही 30 अगस्त हुआ वो फाइनली अप्लाई हो चुका था। तो आपसे ये पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 1 सितंबर से, वैसे तो 1 अप्रैल 2014 से ही इसको लागू किया गया है, लेकिन इसका जो प्रभाव है तो 2013 का वो 1 सितंबर 2013 से स्टार्ट हो चुका था। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। तो आइए मैं लिखवा देता हूँ ये वाला भी। कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम जो 1956 है वह 30 अगस्त 2013 तक प्रभावी रहा था। यह बात आपको अच्छे से ध्यान होनी है। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन बनाता नहीं है, क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरीके की वैसे की नहीं जाती है जनरली, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको क्या करना है, उसके लिए पहले से तैयार रहना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बेहतरीन तरीके से एजुकेशन करवाया जाएगा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आप विश्वास रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और अच्छे से अच्छा पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा कंपनी की विशेषताएं, ठीक है। अभी तक डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है। प्रोफेसर हेने महोदय वाली भी याद रखनी है, और साथ में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार जो कंपनी है वो याद रखना। बहुत इजी परिभाषा है, क्या थी कि कंपनी वह है जो या तो कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत निर्मित या पंजीकृत हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा कंपनी की विशेषताएं। क्या स्टार्ट करेंगे? कंपनी की विशेषताएं, ठीक है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे अभी।
नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा कंपनी की विशेषताएं। और कंपनी की विशेषताएं, आपने अगर कंपनी की परिभाषा समझ ली है तो कंपनी की विशेषताओं के अंदर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उसकी विशेषताएं वहीं से जनरेट हो रही है। कंपनी की जितनी भी विशेषताएं होती है हमारी, वो हमारी वहीं से जनरेट होगी। जो मैं आपको कंटिन्यूस इतनी देर बता रहा था, इतनी देर से, कि क्या विधान द्वारा नियमित कंपनी व्यक्ति होती है, ठीक है, स्वैच्छिक पंजीकृत समूह होता है, कंपनी एक नागरिक नहीं होती है लेकिन इसकी राष्ट्रीयता होती है। ये बात अभी मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कंपनी की शाश्वत उत्तराधिकार होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इसका, ठीक है। ये भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा जो कि एकाकी व्यापार के अंदर नहीं था, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कंपनी के सदस्य आते जाते रहते हैं, जो मैंने आपको बात बता दी थी, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो है एक सार्व मुद्रा होती है, इसकी कॉमन सील होती है, ठीक है। कंपनी निरंतर एग्जिस्टेंस में बनी हुई रहती है। तो ये सारी बातें जो है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे हम, ठीक है। और पूरा बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक जो है वो हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कंपनी की विशेषताएं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारी कंपनी की विशेषताएं। तो आइए एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी की क्या विशेषताएं होती है, किसे हम एक कंपनी कहेंगे एक्चुअली, ठीक है। कंपनी के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या कंपोनेंट्स है इसके, क्या तत्व होते हैं, ये सारी चीजें इसकी क्या कहलाती है, एक तरीके से कंपनी की विशेषताएं कहलाती है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषताएं, ये हमको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। क्या होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, जो हमारे एकाकी व्यापार में नहीं था। इतने दिन हम क्या समझते थे, एकाकी व्यापार में असीमित दायित्व होता है, और यहां पर क्या होता है कि कंपनी अलग होती है और सदस्य अलग होते हैं। आपने सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट पढ़ा होगा अकाउंटेंसी के अंदर भी, जिसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि फर्म अलग है, कंपनी अलग है और व्यवसाय अलग है, यानी कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों का अपना अपना अस्तित्व होता है। अब यहाँ पर अस्तित्व का मतलब क्या है कि जो व्यवसायी ने पूंजी लगाई है वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगी, एज ए लाइबिलिटी बन जाएगी। और वो व्यवसाय के लिए जो जिसने लगाई है उसके लिए क्या बन जाएगा, एक अधिकार बन जाएगा, एक संपत्ति बन जाएगा। और उसी के तर्ज पर तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, यानी कि व्यवसाय के अंदर जो केस आ रहा है, लेकिन वो किस रूप में आ रहा है, एक पूंजी के रूप में, एक दायित्व के बन के रूप में, इसलिए कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं एज ए लाइबिलिटी, ठीक है। तो हमें ये पता होगा, ये हमने केस टू कैपिटल जब एंट्री पढ़ी है तो उसका यही कंसेप्ट है, ये पृथक वैधानिक अस्तित्व के अनुसार ही रहता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत व्यवसायी और व्यवसाय दोनों का अपना अपना पृथक अस्तित्व होता है, मतलब दोनों एक नहीं है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि एक सदस्य जो है वो अपनी किसी भी संपत्ति के लिए जिसके लिए उसने खर्च किया है वो कंपनी के ऊपर दावा कर सकता है, और कंपनी भी अपने सदस्यों के ऊपर दावा कर सकती है, क्योंकि उसका क्या बोलता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, वो कानून के द्वारा, विधान द्वारा एक कर्तव्य व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके अंदर एक व्यक्ति की सारी विशेषताएं होती है। बस एक होता है, खाली कंपनी को नागरिकता उपलब्ध नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कंपनी एक नागरिक होती है, तो आपसे आज आपका उत्तर क्या होगा, नहीं। लेकिन आपको अगर पूछे कि क्या कंपनी की राष्ट्रीयता होती है, क्या कंपनी को किसी भी एक देश का बनाया जा सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ, कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। यानी कि जैसे मान लो इंडिया की कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडियन कंपनी है,
ठीक है। लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर कहीं भी हुआ है, भले वो भारत में व्यवसाय करें, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन भारत के बाहर हुआ है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो एक फॉरेन की कंपनी है, वो एक विदेशी कंपनी है। ये बात हमें ध्यान में होती भी है वैसे ये वाली, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। तो कंपनी जो है उसका विधान के द्वारा क्या होता है, एक पृथक अस्तित्व होता है, इसलिए कंपनी अलग होती है और उसके सदस्य अलग होते हैं। तो लिखो पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट और एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद कंपनी क्या होती है, एक तरह से स्वैच्छिक पंजीकृत समूह के रूप में होती है। कंपनी क्या होती है, स्वैच्छिक पंजीकृत समूह के रूप में। तो लिखो वॉलंटरी कंपनी एक तरह से स्वैच्छिक पंजीकृत समूह के रूप में होती है। इसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है, वो हम जानते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अनिवार्य होता है। यहाँ पर वैकल्पिक नहीं चलेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो हमने लास्ट प्रीवियस में पढ़ लिया था, एक सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। वैसे ही कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, पूरा पंजीकरण होता है। पंजीयक रजिस्ट्रार के पास पूरा कंपनी के रजिस्ट्रेशन संबंधित सारी अभ्यर्थनाएं भेजी जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। और ये सब कार्य कौन करता है, तो एक प्रवर्तक करता है। और प्रवर्तक कौन होता है, जो कि कंपनी के निर्माण की प्रथम कल्पना करता है, जो कंपनी के निर्माण संबंधी सभी कार्य जो करता है, उसके लिए सोचना, प्लानिंग करना, इनिशियल खर्चे करना, ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, कंपनी के लिए जितने भी आवश्यक, एक कंपनी के निर्माण के लिए जितने भी आवश्यक अनुबंध होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, वो सारे फुलफिल करना। तो ये सारे कार्य जो व्यक्ति करता है वो प्रमोटर कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है। ठीक है। और बाद में कंपनी का समामेलन के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, वो अपने सभी जो खर्चे होते हैं उसके लिए दावा कर सकता है। ठीक है। और वो कंपनी से वो उसके संबंध में जितने भी उसके एवज में वो है राशि प्राप्त कर सकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि उसके एवज में वो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसलिए तो कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व के रूप में माना जाता है। और समामेलन के बाद कंपनी क्या है, एक तरह से पंजीकृत हो जाती है। ठीक है। और अगर आपने कंपनी एक 1956 में पढ़ा हो, तो समामेलन के बाद ही पहले जो है वो प्राइवेट कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देती थी। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, उसको भी वहां से भी वो अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एलिजिबल नहीं होती थी। फिर उसको पूंजी अभिदान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ठीक है। और पूंजी अभिदान की प्रक्रिया के बाद उसको फाइनली व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक कंपनी का क्या होता है कि निर्माण की एक पूरी अलग अलग अवस्थाएं होती है। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब कंपनी की जो नेक्स्ट विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं, और वो है कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो लिखो एन आर्टिफिशियल पर्सन, एन एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होती है। ठीक है। उसके बावजूद भी कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। कंपनी नागरिक नहीं होती है, किंतु इसकी राष्ट्रीयता होती है। ठीक है। कंपनी नागरिक नहीं होती है, लेकिन इसकी एक राष्ट्रीयता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंपनी एक कंपनी फिर भी क्या नहीं होती है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक नागरिक नहीं है। ठीक है। किंतु कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है, किंतु कंपनी को और राष्ट्रीयता किस बेस में मिलती है, जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर इंडिया में हुआ तो इंडिया की कंपनी है, या जिस देश के अंतर्गत हुआ है, जिस कंपनी अधिनियम के अंदर, जिस कंट्री के अंदर उसका जो अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो वहां की कंपनी मानी जाती है। हमने ये पढ़ा भी होगा, कंपनी जो है वो कहाँ बिजनेस कर रही है, उससे उसका जो अस्तित्व है हम पता नहीं लगा पाते हैं। जबकि कंपनी का जो एंटिटी कब मानी जाती है, जहां से उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से उसका लोकेशन माना जाता है। ठीक है। तो ये आपको भी थोड़ा सा अच्छे यहाँ पर ध्यान में रखना है।
ठीक है, कि कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती है किंतु कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। ठीक है, बट कंपनी गेट ठीक है, बट कंपनी कैन गेट्स इट्स नेशनलिटी। ठीक है, कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं होती है, कंपनी नागरिक नहीं होती है, लेकिन कंपनी को अपनी राष्ट्रीयता जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कंपनी के संबंध में क्या सही है, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है। मान लो अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाए, निम्न में से कंपनी के संबंध में क्या क्या सही है। पहला ऑप्शन आया कि कंपनी को नागरिकता प्राप्त होती है, दूसरा आया कंपनी को राष्ट्रीयता प्राप्त होती है, तीसरा आया कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, चौथा आया कंपनी का निर्माण कानून के अंतर्गत होता है। तो मैंने जितने भी स्टेटमेंट बोले उसमें सिर्फ एक ही गलत था, बाकी सारे सही थे। वो पहला वाला गलत था और वो था कि कंपनी को नागरिकता प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कंपनी नागरिक कृत्रिम व्यक्ति होने के बावजूद भी कंपनी को कोई अपनी नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। यानी कि हमारी तरह जो कंपनी है वो एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है, सिर्फ एक कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, क्योंकि जिसका निर्माण जो है वो कानून के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो लॉ में पूछा जाता है, फिर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से पूछ ले। मान लो कि कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, यानी कि कंपनी अलग और उसके सदस्य अलग होते हैं। ये बात कब सिद्ध हुई, तो आपको बात रखना है सोलोमन बनाम सोलोमन। अगर आपने ये केस स्टडी पढ़ी हो, सोलोमन बनाम सोलोमन का जो केस हुआ था, ठीक है, सोलोमन बनाम सोलोमन कंपनी का जो केस हुआ, अगर आपने ये केस पढ़ा हो तो उस केस में सिद्ध किया गया था कोर्ट के द्वारा कि कंपनी और कंपनी अलग है। यहाँ पर सोलोमन और सोलोमन बनाम जो कंपनी थी उनकी, वो अलग थे। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया था और उस वजह से ही कंपनी ने ये फाइनली डिसीजन लिया कि कंपनी और कंपनी उसके अलग अलग सदस्य के रूप में होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पृथक वैधानिक अस्तित्व में आपको याद रखना है, लिख लो भले यहाँ पे। पृथक वैधानिक अस्तित्व, जिसका मतलब क्या है, कंपनी अलग होती है और सदस्य अलग होते हैं। कंपनी अलग व सदस्य अलग, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लिख लो सोलोमन बनाम सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। तो इस केस में सिद्ध कर दिया गया कि कंपनी अलग होती है और उसके सदस्य अलग होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इतना डीप जाना नहीं है, ये लॉ की फॉर्म में होता है। तो ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपने पढ़ा हो, ऐसी कंडीशन में आपको ये चीजें डीपली पढ़नी होती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें ये इतना पता होना चाहिए कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा जो है उसके संबंध में कौन सा केस जुड़ा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि उसके संबंध में सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी का केस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या होता है, कंपनी की एक कॉमन सील होती है, सार्वमुद्रा मुद्रा होती है। लिखो 6 नंबर पे कंपनी की विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद कंपनी की और क्या होती है, तो शाश्वत उत्तराधिकार होता है। ये सब चीजें मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाई थी, और शाश्वत उत्तराधिकार भी मैंने डिस्कस कर लिया था। मतलब कंपनी के सदस्य आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी अपने अस्तित्व में निरंतर बनी हुई रहती है। सदस्यों की मृत्यु से, सदस्यों के आने जाने से, शेयर होल्डर्स के, मान लो कोई शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है,
और शेयर उन्होंने रिडीम करवा दिया है, ठीक है, उनका भुगतान भी हो चुका है, रिडम्पशन ऑफ शेयर जो हमने पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स, तो सब हो चुका है, तो सदस्य चले गए, उससे कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के नए सदस्य आते रहते हैं, कंपनी प्रोस्पेक्टस के द्वारा नए शेयर इश्यूज करती रहती है, कंपनी को नई पूंजी मिलती रहती है और कंपनी का कारोबार बढ़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। शाश्वत उत्तराधिकार, तो लिखो परपेचुअल सक्सेसियन, ठीक है। प्रत्यक्ष अस्तित्व तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, बाकी विशेषता तो बहुत इजी होती है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और कंपनी की क्या विशेषताएं होती है, तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है, जिसे अंश कहते हैं, ठीक है। कंपनी की जो छोटी छोटी पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है। कंपनी की पूंजी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, शेयर्स, जिसे अंश कहते हैं, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे, शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, जिसे अंश पूंजी कहते हैं, अंश पूंजी या अंश, और इसी अंशों की वजह से तो कंपनी की पूंजी छोटे टुकड़ों की वजह से एक वर्ध पूंजी बन जाती है, जिसी वजह से उसे क्या बोला गया, जॉइंट स्टॉक कंपनीज या प्रमंडल बोला गया था, जो कि आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर हित का हस्तांतरण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अंशों का आप आसानी से दूसरों को हस्तांतरण कर सकते हो, मतलब यहाँ पर शेयर्स को आप बिना किसी प्रतिबंध के ट्रांसफर कर सकते हो, अंशों के हस्तांतरण पर यहाँ पर प्रतिबंध नहीं होता है, और यहाँ एक तरह से लोकतंत्रात्मक संगठन के रूप में होती है, ठीक है। और अगर आपने मार्शल महोदय के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि कंपनी अदृश्य एवं अमूर्त होती है, उन्होंने बोला था कि द कंपनी इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, कंपनी न तो दिखती है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका अस्तित्व तो है, लेकिन इसको उन्होंने एक अदृश्य शक्ति के रूप में माना है कंपनी को, कि कंपनी एक अदृश्य एवं अमूर्त होती है, ठीक है। बाकी उसके और कुछ विषय होती हैं, कंपनी के सदस्य होते हैं, निजी कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य होते हैं, वो आपको मैं जब सदस्य संख्या के आधार पर जाएंगे तो बताऊंगा, निजी कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य होते हैं, और एक सार्वजनिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 सदस्य होते हैं, कभी कभी सीधे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कंपनी के अंदर आपको ध्यान रखना है कितने सदस्य होते हैं, न्यूनतम 2 होते हैं, और अधिकतम कितने, अधिकतम जो है वो अभी 200 है, और जो सार्वजनिक कंपनी है उसके अंदर मिनिमम 7 सदस्य होते हैं, और मैक्सिमम के लिए वहां पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब मैक्सिमम कितने भी सदस्य हो सकते हैं, ये सारी जो है वो कंपनी की क्या होती है, विशेषताएं होती है। और कंपनी का क्या होता है, सदस्यों का सीमित दायित्व होता है, अगर अंश है तो अंशों के द्वारा दायित्व सीमित होता है, और गारंटी दी है उन्होंने तो गारंटी द्वारा सीमित होता है, ये कंपनी की सारी और कुछ विशेषताएं होती है। तो लिखो, कंपनीज कैपिटल द कैपिटल ऑफ अ कंपनी divided into the capital of a company divided into pieces is known as shares, ठीक है। कंपनी की जो पूंजी है वो छोटे छोटे अंशों में विभक्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, शेयर्स। उसके बाद कंपनी के सदस्य होते हैं, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, विशेषताएं हो जाएगी। कंपनी के अंदर क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, सहकारी समिति के अंदर भी सदस्य होते हैं, लेकिन पार्टनर्स के अंदर हम क्या बोलेंगे, सदस्य नहीं बोल के उसको पार्टनर्स बोला जाता है, साझेदार। तो ये भी कंपनी की विशेषता होती है कि कंपनी के क्या होते हैं, अपने सदस्य होते हैं, और सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, निजी के अंदर 2 होते हैं, तो ये सारे हो जाएंगे। मिनिमम 2 इन प्राइवेट एंड मिनिमम 7 इन पब्लिक।
उसके बाद क्या होता है, कंपनी के अंदर संचालक भी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सीधा सा बता देता हूं, एक 1% कंपनी के अंदर मिनिमम एक संचालक होगा, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 संचालक होते हैं, लेकिन एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 संचालक होते हैं। तो ये 1:3 का जो रेशियो है आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया मार्शल महोदय के अनुसार कंपनी क्या होती है, अदृश्य और अमूर्त होती है। तो लिखो नेक्स्ट विशेषता है कंपनी की, अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। तो अंशों का क्या होता है, हस्तांतरण यहाँ पर होता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होता है कंपनी की विशेषता के अंदर, तो मैंने आपको बताया था अभी, सदस्य की बात मैंने कर ही ली, अंशों के हस्तांतरण की बात भी मैंने कर ली है, मिनिमम भी मैंने आपको बता दी है, वो आपको मैं डेप्थ में जब सदस्यों की बात आएगी तो और बताऊंगा, ठीक है। यह एक लोकतंत्रात्मक संगठन है जहां सबकी बात सुनी जाती है, रखी जाती है। यह एक लोकतंत्रात्मक संगठन के रूप में होता है इसका गठन, ठीक है। तो लिखो इट इज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में लिखो यह अदृश्य और अमूर्त होती है, किसके अनुसार, मार्शल महोदय के अनुसार। मार्शल के अनुसार कंपनी अदृश्य एवं, मार्शल के अनुसार कंपनी अदृश्य एवं अमूर्त होती है, ठीक है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू मार्शल कंपनी इज एन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल महोदय। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे सेशन के अंदर हमने कंपनी का बेसिक पूरा समझ लिया है, कंपनी के डेफिनेशंस को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और कंपनी की हमने जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको भी हमने समझ लिया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले होंगे, वो पढ़ेंगे हम कंपनी के हमारे प्रकार भी पढ़ सकते हैं, जो भी हम देखेंगे बेहतरीन जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक हमने बहुत सारा अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट और है जो यहाँ पर रह गई है वो लिख लो, सीमित दायित्व, एक और, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों के क्या होता है, अंशों के द्वारा या गारंटी द्वारा ही सीमित दायित्व होता है, यहाँ पर असीमित दायित्व नहीं होता है। सदस्य अपने व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचने के लिए लाइबल नहीं होते, तभी तो कंपनी का अस्तित्व आया, ठीक है। तो सदस्य कहां तक लाइबल होंगे, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो किसी कंपनी, जितने सदस्यों ने शेयर खरीद रखे हैं कंपनी के, उस शेयर के अंकित मूल्य की राशि तक ही वो क्या होंगे, एक तरीके से लाइबल होंगे। और किस लिए लाइबल होंगे, तो उनके द्वारा जो दी गई कोई गारंटी है तो उस गारंटी की राशि तक लाइबल होंगे, ठीक है। तो सीमित दायित्व होता है यहाँ पर, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली यहाँ पर परिभाषाएं पूरी होती है। बाकी और भी परिभाषाएं विशेषताएं जो है वो आप कंपनी के डेफिनेशंस के आधार पर निकाल सकते हो, जैसे इसमें प्रबंध संचालक होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के अंदर पूरा एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। कंपनी का एक वृहद स्तर पर प्रबंधन किया जाता है, ठीक है। कंपनी के अंदर जो है वो नियोजन, संगठन, समन्वय, और ठीक है, और कोऑर्डिनेशन, इन सभी पर बराबर बराबर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कंपनी में जो है प्लानिंग्स है, वो नीतियों का निर्माण है वो उच्च स्तर पर किया जाता है, समन्वय जो है सभी स्तर पर किया जाता है। इस तरीके से आप बहुत सारी और भी जो अपने हिसाब से भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जनरेट कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब नेक्स्ट हमारा जो मिलेंगे उसके अंदर नेक्स्ट क्लास में वो हम हमारा पढ़ने वाले हैं कंपनी के प्रकार, और वहां से हम धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो कंपनी के सदस्य हैं उनको भी हम समझेंगे, और इस तरीके से हम पूरा बेहतरीन अगले 2 या 3 सेशन के अंदर पूरा कंपनी को हम कवर करेंगे। अब तक के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।